कमलेश सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हर सर कमलेश कन्नौजा जी को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। जी सर, हो गए। मैं ये कह रहा था सर, इस बार मेरे कुछ कैपिटल गेन के आईटीआर छूट रहे थे, तो मैंने उनको नॉर्मली भर दिया था। खाली कैपिटल गेन का जो डिटेल था वो छूट गया था। जी जी। उसके बाद में आफ्टर ड्यू डेट मैंने उनको रिवाइज किया, तो उनमें लेट फीस आ गई 1,000 रुपया। और एक दो सैलरीड के थे, उनको भी रिवाइज किया, जिनमें डाटा नहीं मिल पाया था प्रॉपर पूरा, थोड़ा जी बहुत छूट रहा था, तो रिवाइज किया तो उनमें लेट फीस आ रही है। तो इसका क्या रीजन है, या और किसी के सामने ऐसी समस्या आई है, या खाली मेरे सामने आई है? सर, उसमें क्या होता है जब रिवाइज का ऑप्शन कर रहे हैं तो या तो सॉफ्टवेयर की गलती है या कुछ पोर्टल की एरर है। वहाँ पे ऑप्शन आता है लेट फीस का, और उसे आपको अपने हाथ से हटाना पड़ता है। नहीं, वो हमारे रिटर्न में नहीं शो हो रहा है। जब आपने जो रिटर्न रिटर्न फाइल की मैंने तब नहीं भरी, शो कर रहा है। हाँ, रिटर्न में नहीं शो हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट में भी शो नहीं हो रहा है। वो जब जी, ऑर्डर वो कर रहे हैं, तो ऑर्डर में दे रहे हैं वो 1,000 रुपये लेट फीस। आप उसकी रेक्टिफिकेशन डाल दीजिए। हाँ, वो हमने जरूरत उसको नहीं। डिसएग्री कर दिया है हाँ जी, हाँ जी। कि रिवाइज रिटर्न था। तो अब देखते हैं सर क्या होता है फिर। नहीं, रेक्टिफिकेशन डाल दीजिए, हो जाएगा सर, उसमें लेट फीस नहीं लगेगी। बाकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है वो तो विद इंटरेस्ट जमा करनी पड़ेगी, लेकिन लेट फीस नहीं लगेगी लेट रिवाइज फीस पे। ही लग रही, बाकी टैक्स लायबिलिटी नहीं निकल रही थी सर। हो जाएगा सर, वो रेक्टिफिकेशन में एक बार आप डाल दीजिए, वरना आप उसकी ठीक ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, ग्रीवेंस में भी हो जाएगा। है, वहां पोर्टल पर पे जहां पर टैक्स, वहाँ पे आपने डाल दिया है, लेकिन उसके अलावा आप ग्रीवेंस भी डाल दो तो ग्रीवेंस से भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अरविंद गुप्ता जी। अरविंद गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लें सर अपने आप को। अरविंद गुप्ता जी अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक्रोफोन। हेलो जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो इनकम टैक्स में 44 AB की ऑडिट रिपोर्ट है और जो ऑडिट रिटर्न है, उसमें जो जी गैप देती है गवर्नमेंट, उसका हमें क्या फायदा मिलेगा? सर, जैसे ऑडिट की लास्ट डेट 30 सितंबर है, उसके हम्म, बाद में जब हमें आईटीआर फाइल करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। 1 महीने का हम्म, टाइम काफी होता है, क्योंकि 30 सितंबर तक आपने अपना ऑडिट तैयार किया। सीए अपने यहाँ हम्म, से ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते हैं, फिर आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। फिर उसकी हम्म, डिटेल आपको देख के फिर अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। तो हम्म, उस आईटीआर और बाकी जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की भी हम्म, रिटर्न फाइल करनी होती है पर्सनल। तो उन सब हम्म, चीज़ों को लिए होता है ये 1 महीने का टाइम। तो हम्म। मगर जब जो भी हम मगर जो हम कागज देखते हैं कहीं पे भी रिटर्न में, जो जो 30 सितंबर वाली जो डेट आती है, कहीं पे हाँ भी जी। इनकम टैक्स पे उस पे मेंशन नहीं होती है। सब जगह 31 अक्टूबर ही मेंशन हो रही है। तो व्यापारी ये सोचता है कि वो 31 अक्टूबर तक ही जमा होनी है, जबकि सबको नहीं सर, 30 सितंबर तक कंपलसरी करनी होती है, नहीं तो फिर इसकी पेनल्टी इतनी और हैवी है कि पूछा नहीं जा। ऑडिट की लास्ट डेट 30 सितंबर ही है सर। सिर्फ वो हम्म, आईटीआर फाइल करने के लिए है। हम्म। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसका यही रिप्लाई दीजिए। ठीक। ओके, थैंक यू। जावेद जी, आपका कोई क्वेश्चन? जावेद भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जावेद भाई अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी जी जी। बोलिए। अरे आपने अनम्यूट म्यूट हो गया आपका। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप माइक्रोफोन। जी, हो गए। हेलो जी बोलिए जावेद सर। भाई। सर, अभी एक क्वेश्चन आया था, 1,000 रुपए की लेट फीस लग रही है। जी जी उसमें जी। जो मुझे लगता है कि इन्होंने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया होगा, पहले वाली रिटर्न को। पहली वाली रिटर्न को।
वेरीफाई नहीं किया होगा और वो दूसरी रिटर्न फाइल करती होगी रिवाइज। रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसे वेरीफाई कर दिया होगा। हाँ, इसी वजह से जो है ये लेट फीस उठ के आ रही होगी 1,000 रुपए की। सही कह रहे हो वैसे। ठीक है सर। कमलेश जी, ऐसा ही हुआ है? कमलेश जी को अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। कमलेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, उसमें जब मैं रिटर्न भर रहा था तो एक लाइन आ रही थी लिख करके कि यदि आप ई वेरीफाई कर देते हैं तो फिर आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर तुरंत प्रोसेस हो जा रहा था। तो नहीं सर, ऐसा इसलिए कुछ मैंने ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि जब तक आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो जी। सेकंड रिटर्न रिवाइज कंसिडर नहीं मानी जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ ये हो सकता है सर। तो सर यदि हम रिवाइज वो पहला रिटर्न यदि वेरीफाई कर देते हैं तो वो तो ऑर्डर हो जाएगा तुरंत। तो दूसरा नहीं, रिटर्न रिवाइज वो करने के लिए पोर्टल पे तो देने लगता है कि आप बाद में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, वो तो आप अब देगा ना सर। 31 जुलाई तक अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल कर दिया है, पहले आप उसे जी ई वेरीफाई करो। उसका 120 दिन का टाइम है। उसके जी। बाद में अगर आपने 31 जुलाई के बाद आपको रिवाइज करना है, तो पहले वाली को ई वेरीफाई करने के बाद ही आप उसे रिवाइज करें। और अच्छा बाद में अच्छा जो रिटर्न फाइल हो रही है उसके लिए सिर्फ 30 दिन का टाइम है। अच्छा अच्छा। हाँ ये प्रॉब्लम तो हुई थी सर, मैंने वेरीफाई नहीं किया था। जी जी जी। तो वो उसको उन्होंने ओरिजिनल कंसिडर करते हुए उस पर फिर 1,000 अच्छा रुपये की अच्छा। लेट फीस काउंट की। हाँ ये हो ठीक सकता है है सर, सर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को ओके सुनने सर। के लिए बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। सर आ गए हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता आ चुके हैं, मयंक चावला सर, देहरादून से। तो मैं मयंक चावला सर का इंट्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश छतरपुर से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के जरा परिचय दे दें। आज सर बड़ी तैयारी करके आए हैं, सर को बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक दे दिया आपने पढ़ने के लिए, आज पढ़ाने के लिए। शैलेश जी। शैलेश जी अपना को अनम्यूट कर हाँ लीजिए। जी सर। सर हो गया हो गया। अभी हाँ, जब हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम आरंभ किया था तो सभी ने आदरणीय विक्रमजीत सिंह भदौरिया जी को अध्यक्ष पद हेतु और अन्य पदाधिकारियों को उनके पद के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां दी। और मैं सोचता हूं कि इन सब के साथ साथ सोनभद्र के जो भी अधिवक्तागण हैं या वहाँ के जो बार एसोसिएशन है वो भी धन्यवाद के अधिकारी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर इतने अच्छे चुनाव ढंग से चुनाव आयोजित कराए उपकाश के। इसी सोनभद्र से अगर कोई अधिवक्ता उपलब्ध है यहाँ पर तो वो हम सब की तरफ से बधाई स्वीकार करें और अपने बार एसोसिएशन को वो आगे बढ़ा दें कि भाई उपकाश में आपको सभी को आपके कार्य के हेतु बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दिया गया है। आगे ITR 7 विषयक जो आज चर्चा आदरणीय मयंक चावला जी के माध्यम से आज हम सबके बीच में होनी है, तो अभी जो महोदय का विषय सब परिचय हमको भेजा गया, उस परिचय में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि माननीय महोदय खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी जो होता है वो जूझना जानता है और ITR 7 जूझने की ही वस्तु है। तो आज इतने कठिन और संवेदनशील विषय पर आज मयंक जी हम सबके बीच पर उद्धरण रखेंगे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है, मैं आपके सामने थोड़ा सा बता रहा हूँ। सर ने 2020 में ये CA हुए और इन्होंने अपनी फर्म स्थापित की मयंक चावला एंड कंपनी। कुल 6 वर्षों से इस फील्ड पर हैं, जब से मतलब पहली परीक्षा देने के बाद से अभी तक इनका कुल 6 वर्ष का अनुभव हो गया है। और ये कुल मिलाकर इन्होंने इनकम टैक्स में, GST में, कंपनी लॉ में, प्रोजेक्ट फाइनेंस, बिजनेस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी इनके यहाँ एक अच्छा काम करने का तरीका है। और ये फाइनेंशियल कोच भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ ये एक फाइनेंशियल कोच भी हैं। और इन्होंने
लीडरशिप बियॉन्ड बाउंड्रीज एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो हैं उसके में इनके पास सर्टिफिकेट है। पब्लिक फाइनेंस एवं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ये काफ़ी काम करते हैं, इसका सर्टिफिकेशन भी इनके पास है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का भी इनके पास सर्टिफिकेट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए इक्विटी रिसर्च और वैल्यूएशन पर भी इनके पास सर्टिफिकेट प्राप्त है इनको। जो मैं खिलाड़ी होने की चर्चा कर रहा था उसमें ये बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ये जब हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय ये नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। उत्तराखंड से 2008 में ये खेले भी हैं टूर्नामेंट में। उत्तराखंड में एक चुनाव इस खेल का आयोजन किया गया था, वहाँ पर ये खेले भी हैं। इसके अलावा ये इनका बहुत रुचि है स्विमिंग में, लॉन टेनिस में, माउंटेन बाइकिंग में, हाइकिंग में और ट्रैकिंग में। इसके अलावा ये गोल्फ भी खेलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक सबसे विशेष बात है ये पैशनेट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपने काम के प्रति बहुत लगनशील हैं और बड़े ध्यान से काम करते हैं। और साथ ही ये जो ITR 7 है ये भी बड़े लगन का विषय है। लोग इसको थोड़ा सा हल्के वे में ले जाते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये हल्के लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आज जो भी गुणीजन सुधीजन बैठे हुए हैं, आज वो श्री मयंक चावला जी से इस विषय में समझेंगे और अपना जो उनके संबंध में अगर कोई समस्या या दिक्कत आएगी तो मयंक जी से उसका समाधान भी पाएंगे। मयंक जी, मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इतना खतरनाक विषय मैंने आपको दिया। और इसमें इसके पहले जो हमने जिनसे रिवीजन किया था 2 अलग वे लोगों से, उन्होंने हाँ करने के बाद में हाथ खींच लिए, लेकिन हमारे हर्ष सर ने आज आपको यहाँ पे पकड़ कर रख दिया है। तो अब आप इस अपना उद्बोधन आरंभ करें और हम सबकी शंकाओं का समाधान करें। बहुत अच्छा और सरस विषय बनाने का आपसे निवेदन है कि उसको बना दीजिए। अपना उद्बोधन आरंभ करिए आदरणीय मयंक चावला जी। शैलेश जी, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए। ये इंट्रोडक्शन वैसे 1 साल पुराना है बट स्टिल वैलिड है। सर, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा वैलिड रहते हैं, कभी पुराने नहीं होते, चाहे इंट्रोडक्शन की बात हो चाहे उनके काम करने की बात हो। अपन ऐसे प्रोफेशन में कि हमेशा नए रहते हैं। एक्सपीरियंस और 2-3 सर्टिफिकेट्स और जुड़ गए हैं उसमें, बाकी सब सेम। कोई बात नहीं सर, वो अगली बार जब मैदान जाके आएंगे तो जोड़ देंगे आपके साथ सर। अगली बार आज का विषय देखते हैं कैसा चलता है, फिर बताएंगे अगली बार का। नहीं है, आप आएंगे सर, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। अगर आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार किसी के पीछे बैठ के बात करें, सब लोग बहुत अच्छी बात करेंगे सर। मजाक की बातें एक तरफ, बिल्कुल आना है सर। पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता सर, एक्चुअली पहले आए हैं। इंट्रोडक्शन 1 साल पुराना ही है, इस बार मैंने दिया नहीं। मैंने कहा मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे को तैयारी करने दो। इंट्रोडक्शन काम आदमी की काम उसकी पहचान होती है। आज का सेमिनार मेरी पहचान बताएगा, ये मेरा मानना है। जी सर, प्रारंभ करिए सर जी। अरे सिंगल सर भी आज आए हैं, एक ही सिंगल सर जी आज अपने बीच में उपलब्ध हैं। नमस्कार सर। आवाज नहीं पहुंची मेरे ख्याल सिंगल सर को। नहीं, वो उनका माइक म्यूट है एक्चुअली। नहीं, मैंने माइक सबके अनम्यूट कर दिए। सिंगल सर भी बहुत अच्छा। अरविंद सर आ गए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी घर जा रहा था, ऑफिस से मुझे याद आ गया। नहीं, आपको याद करा जा रहा है। बैठे मैं पैसा आपको ज्वाइन जरूर करना है मुझे, और बहुत नई कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर। हर्ष सर नमस्कार। और सब ठीक है, बढ़िया। ऐसा नमस्कार। जी सर। सर स्टार्ट करें, मयंक सर स्टार्ट करें। माइक से स्टार्ट करिए प्लीज सर। जी सर, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा आपने बोला झूंझने का विषय, झूंझने का विषय है हर किसी के लिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बोलिए। ITR 7 इस टॉपिक को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि इसमें चेंजेस आए हैं। इस टॉपिक को इसलिए पकड़ा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम किए जाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स। ITR 7 को भरने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसको हमारी सरकार ने बोला है फॉलो करने के। वो इतने सारे हैं और कभी कभार इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हम लोग कभी कभार उनका रिटर्न में सही तरीके से कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न आ जाता है, 1399 का नोटिस आ जाता है।
या हमारी इनकम पे एग्जेम्पशन नहीं मिलती, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाता। और इस बार सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो ITR 7 में आई है सेक्शन 11 के लिए, इस सेक्शन 11 में जब चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्पशन क्लेम करेगा तो वो प्योरली कैश बेसिस पे करेगा जो पेमेंट्स उसने करी। पहले ऐसा था कि हम पेमेंट नहीं करते थे, प्रोविजन बनाते थे, खर्चा बुक कर देते थे, इनफैक्ट TDS भी बुक कर देते थे कभी कभार, बट पेमेंट नहीं करते थे, पर हम एग्जेम्पशन क्लेम कर देते थे कि हम इसको फर्दर ईयर्स में पे करें। अब सीधा सेक्शन में अमेंडमेंट आया है, एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया लास्ट में, कैश बेसिस पे यूज होगा। तो मैं अगर सर अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूं। सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर? जी जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई आपकी? जी। सर ये देखिए, सबसे पहले मैंने सेक्शन 11 ही बोला क्योंकि मैक्सिमम केसेस हमारे पास सेक्शन 11 के ही आते हैं। इसमें सबसे लास्ट लाइन जो ऐड हुई है, एक्सप्लेनेशन सबसे लास्ट सेक्शन में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी सम पेएबल बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन shall be considered as application of income in the previous year in which such sum is actually paid by it. Actually paid by it. सेक्शन में अमेंडमेंट हो चुकी है, ये चीज मुझे दिखानी थी। तो अब सर मैं अपनी स्लाइड की तरफ जाना चाहूंगा। आज के विषय पे मैंने पावर पॉइंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, मैंने प्रैक्टिकलिटी पे फोकस किया है। तो छोटी सी पावर पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन, छोटे बहुत सेक्शंस, और उसके बाद हम एक्चुअल ITR 7 आज भरेंगे, हम प्रॉपर शेड्यूल्स फिलअप करेंगे। उसके मैंने एक दो केस स्टडीज तैयार करी हैं जिससे हमें ITR 7 में एग्जीक्यूशन समझ आ जाए सेक्शंस का। अभी तक सब लोग मेरे साथ हैं, प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स में जवाब देते रहेंगे। ITR 7 में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कौन सी इंस्टीट्यूशंस आती हैं जिनको एप्लीकेबल होती है ये, उसके लिए 4 सब सेक्शंस उन्होंने दिए, 4A, 4B, 4C, 4D। 4A में चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, 4B में पॉलिटिकल पार्टीज, 4C में एंटिटीज दैट आर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड 4D में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हु आर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनी हुई है। अब इसमें जब हम एग्जेम्पशन क्लेम करने आते हैं तो अंडर सेक्शन 11 हम एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं फॉर ITRs फाइल्ड अंडर सेक्शन 4A 139(4A), और 139(4A) की ITR फाइल करते हुए अगर मैं सेक्शन 110(23)(c) की एग्जेम्पशन डाल देता हूं तो मेरी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है, जिसका भी हम लाइव एग्जांपल करेंगे। अंडर सेक्शन 1023(c) की एग्जेम्पशन हमें मिलती है फॉर ITRs फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4B), अंडर सेक्शन 35 एग्जेम्पशन मिलती है फॉर ITRs फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4D). नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए उन एंटिटीज की जो ITR 7 में आती हैं? चैरिटेबल एंड रिलीजियस, रिसर्च, न्यूज एजेंसी, प्रोफेशनल बॉडीज, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट स्टेटस क्या होता है इन पार्टीज का? दे कैन बी सोसाइटी, दे कैन बी ट्रस्ट, दे कैन बी अ सेक्शन 8 कंपनी, they can be a local authority run by the government, they can be artificial judicial persons. अब हम जब इन एग्जेम्पशंस का फायदा उठाते हैं या हम क्लेम करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। These are the specific approvals in what section we have to apply to claim exemption in the respective sections. इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट की बात करें अगर हम, ITR 7 में ऑडिट हमारा तब होता है अगर हम स्पेसिफिक अप्रूवल्स लें। जैसे सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन लेनी है, सेक्शन 12 का हमने रजिस्ट्रेशन लिया और उसका ऑडिट सेक्शन 12(1)(b) में करना पड़ेगा। सेक्शन 1023(6) से यहां पे ऑडिट हमें तब करना पड़ता है when we are running any hospital who has annual receipts over 5 crore rupees. ऐसी सेम
1023(6) में ऑडिट तब करना पड़ता है when we are running an educational institution who has receipts over 5 crores. ये सब अभी हम ITR में देखेंगे लाइव. Now 139(4)(a) की बात करें, how to claim exemption under section 11. Obviously, सबसे पहली prerequisite, a registration is required under section 12. Every NPO or any non-profit organization whose total income exceeds the maximum amount not chargeable to tax without giving any exemption under section 11 and 12. Maximum amount not chargeable to tax, अगर कोई मुझे बता सके एक ट्रस्ट के लिए, चैट बॉक्स में कोई भी शेयर कर सके. वेद प्रकाश गोस्वामी जी, मथुरा. वेद प्रकाश गोस्वामी जी. आशीष गुप्ता जी. वेद प्रकाश जी बताइए, पूछे, सवाल पूछना सर. एग्जैक्टली संजीव जी, बहुत बढ़िया. एक ट्रस्ट के लिए, एक सोसाइटी के लिए जहां पे शेयर्स डिफाइंड हो, वहां पे 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है. तो इसके ऊपर जैसे ही आपकी रिसीप्ट्स क्रॉस होती है, सेक्शन कहता है विदाउट गिविंग एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट. तो इसके ऊपर जैसे ही आपकी रिसीप्ट्स क्रॉस होती हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 7 अंडर सेक्शन 139(4)(a) and you have to claim exemption under section 11. Claim exemption for that income. That for that you need to have some expenses expended towards the charitable purpose. अब मैं सर जाना चाहूंगा एक ITR फाइल करने में. स्टेटस यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछता है, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू प्रोसीड फर्दर. अगर हमारा ट्रस्ट या सोसाइटी है तो हम ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, AOP या BOI. इफ वी हैव अ सेक्शन 8 कंपनी, देन वी विल सिलेक्ट अ कंपनी. इज दैट क्लियर राइट नाउ? जी सर. कंपनी, अब मेरे केस में व्हाट आई हैव सिलेक्टेड is a company, section 8 company registered under the Companies Act, made purely for charitable purpose. तो मैं उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा. हमें पूछता है कि हमें शेड्यूल्स यहाँ पे डिसाइड करने हैं या हमें ITR यूटिलिटी सजेस्ट करेगी. मेजरली ITR यूटिलिटी मैक्सिमम सिलेक्शंस आपके सिलेक्ट कर लेती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जेम्पशन यू क्लेम. सबसे पहले पार्ट ए जर्नल पे आता है, डिटेल्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फाइलिंग स्टेटस. जैसा मैंने डिस्कस किया था, सबसे पहले चीज वो मेरे से पूछता है, इन व्हाट सेक्शन आर यू फर्निशिंग द रिटर्न. 4A, 4B, 4C, 4D. 4A में charitable and religious institutions carrying out charitable purpose as per section 2 subsection 15 of the Income Tax Act. 139(4)(b में political parties. 139(4)(c में all the institutions or trusts claiming exemption under section 10. And 139(4)(d में scientific research institutions. So second option, please specify the section under which exemption is claimed. So if I select 139(4)(a) over here, I automatically get the exemption of section 11. If I select 139(4)(b), that is political parties, I automatically get the section exemption under section 13A and 13B.
13A is for political parties, 13B is for electoral trust. And for political parties, income from horse property, capital gains, the voluntary contributions, and income from other sources are exempt under section 1013A. So we have to select the section very carefully. If I go under section 139(4)(c), I get the option of section 10. As I said, all entities claiming exemption under section 10 are categorized under section 139(4)(c). So you can see various sections over there, but the maximum sections used 2023C, 3AB, 3AC, 3AD, 3AE, 4, 5, 6, 7. All these sections come under section 139(4)(c). So if I talk about an educational institution who has receipts less than 5 crore rupees, कोई मुझे बता सकते हैं किस सेक्शन में कवर होगा? If anyone can try. Receipts less than 5 crore rupees. सुनील त्रिवेदी जी, कानपुर। सर अनम्यूट कर लीजिए, बताएं। सुनील त्रिवेदी जी, कानपुर, बताएं। दीपक जैन जी, बहुत सही जवाब, 3AD। Under section 3AB, educational institutes financed by the government. Under section 3AC, hospitals financed by the government. Under section 3AD, educational institutions up to annual receipt of 5 crore. मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अमेंडमेंट आई है, इससे पहले ये 1 करोड़ होती थी लिमिट। अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू 1 करोड़ की रिसीव्ट अर्न करता है, लेस देन 1 करोड़, तो उसको अनकंडीशनल एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 3AD। इफ इट क्रॉसेस 1 crore rupees in the earlier years, then it came under section 1023(6), और इसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। जस्ट लाइक जैसे सेक्शन 12 में अप्रूवल लेते हैं, वैसे ही सेक्शन 1023(6) में भी अप्रूवल लेना पड़ता था। लास्ट ईयर ही ये लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ हुई इन द यूनियन बजट फाइनेंस एक्ट 2021। पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है। और ऐसे ही जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हुई थी ये लिमिट 5 करोड़ की, वैसे ही हॉस्पिटल्स के लिए भी ये लिमिट 5 करोड़ की हो गई है। इफ एनी हॉस्पिटल which is not registered under section 12 can claim exemption under section 3AE, 1023(3)(AE) if it has annual receipts of less than 5 crore rupees for the previous financial year. If it has not claiming exemption under section 11, it has not registered itself under section 12. And now when we come to 139(4)(d), as I said, scientific research institutions, इनके exemption के लिए specific column 1021 का मिल चुका है। So I would like to take up a case of section 11 in this case. I select the option of section 11. The first thing is said, please provide the registration number. Whether any project institution is run by the SSE. Yes, if you have any separate projects run by the SSE, like different schools, different colleges, different projects of charity, you can mention it here. The nature of activity, charitable, religious. I selected it as charitable and religious because I am claiming exemption under section 11. Section 11 मुझे किन चीजों की exemption देता है? For activities covered under section 2, subsection 15 of the Income Tax Act, and those are relief of the poor, education, medical relief, preservation of environment, of monuments, general public utility. So in my case, I will select it as medical relief. Educational. Name of the project, you can name any school or college if you want to. Like I say, write a school over here. If you are not running a separate project, no need to fill this information. You can say easily no. Now I have to add the details of registration under section 12 or section 80G.
to match this exemption that I am claiming over here. Section under which registered or provisionally registered. लास्ट ईयर से ही हमें पता लग गया था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की राइट्स हमारे पास आ चुकी। तो व्हेन आई गो फॉर प्रोविजनल रजिस्टर्ड, आई एम क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो किस सेक्शन में मैंने जाके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है? चैट बॉक्स में प्लीज एनीवन। हम सबने लास्ट ईयर बैठ के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करे थे। हम किस सेक्शन में अप्लाई करते थे? अगर मैं सेक्शन 11 की एग्जामिशन ले रहा हूं तो आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर विच सेक्शन? क्या मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूं? इट इज सेक्शन 12A भी, जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट आई थी। यस अंशुल वाशने जी। नाउ इन दिस केस, अगर मेरा हॉस्पिटल है और मैंने सेक्शन 12 की एग्जेम्पशन नहीं ली है, मेरी रिसीट 5 करोड़ के क्रॉस हो जाती है इन द प्रीवियस ईयर, तो मेरे को उसमें रजिस्ट्रेशन लेना था और वो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन था 2023C6 से। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, द सेम वे एज वी अप्लाई फॉर 12AB, वी अप्लाई फॉर 1023C6 से। And for educational institutions receives more than 5 crore in the previous year, we have to apply for registration in 2023-6. Although those activities, education and medical, are also covered under section 12A. It's up to you कि इनका registration आपने कहाँ apply किया होगा। So in my case, I have applied for registration under section 12A. Now, when I applied for the registration, तो मुझे डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिला था। तो उसमें से हम ये चीजें देख के इन यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। This is the unique registration number and this is the date of grant of registration, 31 अगस्त 31 अगस्त 2021। So, यहां पे मैं क्या डेट डालूंगा? 31 अगस्त 2021। एंड अप्रूवल और नोटिफिकेशन और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर में आई विल पुट इन दिस एंट्री, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। Approving authority, obviously it is PCIT or CIT as mentioned in the form at the end, PCIT or CIT. And date from which the registration or approval is effective. So when I applied for 12A registration during the previous year, तो जब भी मुझे 12A का registration मिलता है, so it clearly says from assessment year 22-23. तो इसका मतलब financial year 2021-22, तो मेरे यहाँ पे जो date आएगी वो आएगी 1 April 2021। यहाँ पे जो मेरी date आएगी since the approval or registration is effective, it is 1 April 2021. But it is not in the case of section 80G. यहां पे मेरा अगला सवाल आता है, डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर एनी अदर लॉ। इनफैक्ट जैसे मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है तो मैं MCMS का रजिस्ट्रेशन डाल दूंगा, किसी की सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो सोसाइटीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कोट कर सकता है सिमिलर बेसिस पे। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्रूवल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यहां पे अगर मेरे पास 80G है तो मैं उसकी डिटेल्स भी डालूंगा। वही सेम चीज यहाँ पे नीचे देखते हैं कॉलम आता है कि नहीं आता। हियर वी गो, 80G2B, 80G2A4 other than above under section 80G. So I'll let you know 80G2B is for only those institutions who are running a temple, church, gurdwara, mosque and have taken registration from the central government for renovation. Specific section है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? A general private institution or trust जो डोनेशन रिसीव कर सकता है वो आता है 80G2A4 में।
नाउ द डेट, अब ये वाला रजिस्ट्रेशन साल के पहले दिन से नहीं मिलता, ये उस दिन से मिलता है जिस दिन से हमें अप्लाई किया होता है या हमें ग्रांट हुआ होता है रजिस्ट्रेशन। सो अब देखते हैं इस केस में क्या है। लेट्स गो थ्रू द फॉर्म। ATG, I applied under section ATG 5 sub clause 4, and look at this, the date of approval is 31st August 2021. Basically after 31st August 2021 जो भी डोनेशंस मुझे रिसीव हो रहे हैं मैं उन पे टैक्स बेनिफिट दे सकता हूं दूसरे को। So यहां पे जो मैं डेट डालूंगा वो मैं डालूंगा 31st August, not the first day of the year. It is not like section 12 है जो पहले दिन से अप्लाई हो जाता है। It is 31st August. Obviously यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा कि हमने फॉर्म में देखा था, it is this number, and date of approving authority is PCIT or CIT. फाइलिंग स्टेटस पे आते हैं। If we are filing before the due date, obviously 139(1) और exemption claim करने के लिए must है ड्यू डेट में फाइल करना। Whether any income included in total income for which claim under section 1990A has been made. This is about foreign tax credits. अगर उनका क्लेम नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, तो इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। Representative assist, no. Firm, are you a firm? No. We are, in this case, a company registered under the Companies Act, made for non-profit organization, also called a Section 8 company. Details of unlisted equity share. We are not holding any equity right now. Now we'll move on to the contributions and to how to application is made, how to claim the exemption under section 11 in this case. Voluntary contributions पे आते हैं। Now contributions हमें इस तरीके से बताने हैं जिन पर्पस के लिए हमें रिसीव हुए हैं। Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified under section 80G2B. What are the places? These are temple, mosque, gurudwara, जिन्होंने अप्रूवल ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टू रेज डोनेशंस फॉर रेनोवेशन, उनका कॉलम अलग से दे रखा है। कॉर्पस अदर देन अबव, जनरल कॉर्पस डोनेशन, जनरल कॉर्पस डोनेशंस, कॉर्पस डोनेशन मीनिंग any donation received by us for a specific purpose to meet a specific expenditure for a specific purpose. Like I have been given donation or I have raised donation for a specific purpose, which can be for construction of building or which can be for acquisition of plant and machinery or which can be for acquisition of furnitures in my organization. So I have to expend the same for that purpose only. So any amount which I receive as a corpus means specific, which directly adds to the capital. So basically अगर मैं corpus की बात करूंगा तो मैं जो हमें सेक्शन 11 में 15% और 18.5% खर्च करने का क्राइटेरिया होता है वो नहीं अप्लाई करता, क्योंकि मुझे 100% खर्च करना है। Are you getting my point? कॉर्पस मुझे 100% खर्च करना है, इसीलिए इसका सेपरेट कॉलम अलग से दिया है। This doesn't form part of your income unless you apply it for that purpose you have received. पर अगर मैं उस पर्पस के लिए इसको अप्लाई ना करूं तो ये मेरी टोटल इनकम का पार्ट बन जाता है। ये हम आगे देखेंगे कैसे। Other than corpus donation, grant received from the government, grant received from companies under CSR, other specific grants, other donations. So when we raise voluntary contributions जो हमें आते हैं for general purpose, we can write it over here. And those voluntary contributions have a condition that minimum 85% have to be expended during the year. All right. So इसके लिए मैंने एक case study बनाई है. I want all of us to go through that case study. I have made a receipt and payment account of the current year. Normal donation received is 4 lakhs. Fee from services. Services means it is a hospital that I've considered in this case, made for charitable purpose, claiming exemption under section 11. So we have charged certain fees from the patients amounting to 51,50,000. Now, in cash outflow, when I have expended this amount, I have categorized it into administrative expense,
project expense and capital expenditure. And I have made a small computation. 55,50,000 is my total receipt amount. 85% expense of total receipts, जो कि मेरा आता है 47,15,500. मैंने पूरा खर्चा किया साल में 51,35,000 का. Amount expended more than 85% of the total receipts. Yes. So जो accumulation amount आता है 15% set amount जो section 11 में हमें मिलता है, that comes to 4,50,000. अब ये केस स्टडी जनरल हम सबके पास होती है, जैसे केसेस प्रैक्टिकली हमारे सामने आते हैं. Now how to deal with this case in an ITR? So let's go. मेरे केस में 4 लाख रुपीस का डोनेशन था. मैं इसको इनपुट करता हूं. Now come to foreign contribution. Most of the trusts have FCRA registration. Most of them. तो जो भी हमें FCRA के थ्रू contributions मिलते हैं, we have to input it over here. Obviously 80G2B मतलब once again जो ऊपर पूछा गया था for renovation of temple, mosque, gurdwara, church and all. Now corpus other than above, once again any expenditure for specified purpose, any contribution for specified purpose, and other than corpus donation मतलब general donation in the form of FCRA. Now a very serious matter, anonymous donations. बहुत सारी donations anonymous form में भी आती हैं. उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बोला है that we'll charge tax on these anonymous donations at the rate of 30%, very clearly written over here under section 115 TBC. Now what are anonymous donations? Anonymous donations are those donations that we receive and we have no record of any person, any identity pertaining to that donation. हमने किसी बंदे का रिकॉर्ड ही नहीं रखा जो हमने डोनेशन रिसीव करी. ऐसा होता है पर बहुत कम केसेस में होता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें बोला कि हम आपको एक एग्जेम्पशन देंगे दैट टोटल डोनेशंस यू रिसीव उसका मैक्सिमम 5% तक हम अलाउ कर सकते हैं अनोनिमस. उसके अलावा मैक्सिमम जो भी आपको डोनेशंस रिसीव करो उन सब की केवाईसी अपने पास रखो फॉर पर्पस दे हैव गिवन यू द डोनेशन. एंड कोई मुझे बता सकता है गवर्नमेंट को हमें ये कैसे नोटिफाई करना है, किस फॉर्म के थ्रू नोटिफाई करना था इस साल जो डोनेशंस हमने रिसीव करी? दीपक जैन जी वेरी गुड. 10BD फॉर्म 10BD इस साल से एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें हमें सारी अपनी डोनेशंस जो हमने रिसीव करी उसकी इंटीमेशन गवर्नमेंट को देनी थी. द लास्ट डेट टू फाइल दैट फॉर्म वाज 31 मई. उसके बाद 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगी. सो उसमें हमें अपनी सारी डोनेशंस हमें इंटीमेट करनी थी, उनके आधार, उनके पैन, उनका एड्रेस. एंड उसमें जो अनोनिमस डोनेशन था वो यहां पे हमारी ITR कवर करती है. एग्रीगेट ऑफ सच अनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड, सपोजिटली मैं मान के चलूं 1 लाख में डाल देता हूं अनोनिमस डोनेशन फॉर एग्जांपल. एग्जेम्पशन क्या मिलती है मुझे? 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड और 1 लाख विच एवर इज हायर. सो मेरे पास एक मैक्सिमम लिमिट है विच एवर इज हायर, या तो 1 लाख या ज्यादा. सो इफ आई पुट सपोजिटली 1,20,000 ओवर हियर, तो मेरी एग्जेम्पशन 1 लाख पे रुक जाती है, क्योंकि 4 लाख का 5% अमाउंट्स टू ओनली 20,000 रुपीज. अब ये अनोनिमस डोनेशन चार्जेबल एट सेक्शन 115 BBC 20,000 रुपए 20,000, ये मेरी कंप्यूटेशन में जाके ऐड हो जाएगी एज इनकम ऑफ द ईयर. तो इसलिए फॉर्म 10BD फाइल करना बहुत जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट व्हाइल असेसिंग अ रिटर्न हमारे डोनेशंस को अनोनिमस ना बोल दे कि हमने फॉर्म 10BD फाइल नहीं किया. सो फॉर्म 10BD जो हमें मई में फाइल करना है, जिसमें हमें अपनी डोनेशंस बतानी है, उसकी मैचिंग यहां से होगी ITR 7 से. Are you getting my point? इस साल बहुतों से फाइल नहीं हुई बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम ये फाइल करें. Now coming forward, look at this balance sheet, mandatory. जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, we also have to upload that balance sheet in our ITR. We have to intimate how much like corpus out of the donation received for renovation
वंस अगेन वो रेनोवेशन अंडर सेक्शन 80 सेक्शन 2B, उसका कितना कॉर्पस है हमारे पास, अदर कितना कॉर्पस है हमारे पास, इनकम एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ नॉन मैंडेटरी एप्लीकेशन, जो हम 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं विच इज नॉन मैंडेटरी, उसमें से हम कितना एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसका सेपरेट कॉलम उन्होंने दे दिया। तो ITR 7 हैज बिकम वेरी डिटेल्ड। अकाउंट्स बनाते हुए कैश फ्लो पे बहुत फोकस करना पड़ता है इस बार से। Income accumulated under third proviso to clause 23C or section 10 of section 10 or section 11(2). Section 11 subsection 2 हमें ये कहता है कि हमें corpus donation मिली है, which means for a specific purpose। अगर हम साल के दौरान में हम पूरा खर्च नहीं कर पाए वो स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए, इट्स लाइक मुझे बिल्डिंग के लिए 50 लाख का फंड मिला पर मैं पूरा खर्च नहीं कर पाया क्योंकि बिल्डिंग मेरी स्टेज वाइज बनती है, तो एट द ईयर एंड उस अमाउंट को मुझे इन्वेस्ट करना है इन द मोड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। उस अमाउंट को मुझे यहां पे डालना है। सब 11 सबसेक्शन 5 को अभी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। Balance amount of deemed income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in financial year 2023 onwards. This column has come from कि जैसे मैं अपना 85% previous years में खर्च नहीं कर पाया due to any reason। दो रीजन हमें गवर्नमेंट देती है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में। या तो आपने उसको रिसीव नहीं किया तो जिस साल रिसीव करोगे उस साल खर्च करोगे और उसके अगले साल खर्च करोगे, या तो आपने रिसीव कर लिया है पर आप खर्च नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, लाइक आपके पास प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए मैन पावर नहीं थी, लाइक आपको मिला वो इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट में, तो हाउ कैन यू एक्सपेंड अ सच बिग अमाउंट उसका 85% तुरंत से। सो इन दिस केस वी क्लेम एन एग्जेम्पशन जिसका नाम होता है डीम्ड एप्लीकेशन। तो उसका अमाउंट जो एक्यूमुलेट होता है उसको हम यहां डालना पड़ता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि हम उसको अगले साल खर्च करेंगे। सो उसका भी स्पेसिफिक कॉलम हमें इंटीमेट करना पड़ता है। नाउ वी कम टू लोन्स एंड बोरोइंग्स। पूरी बैलेंस शीट डिटेल्ड में यहां पे डिस्कस होती है। सेक्योर्ड लोन्स, अनसेक्योर्ड लोन्स दैट यू कैन डू, एडवांसेस। नाउ व्हेन वी कम टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, same way. Now see, investments kept in more specified under section 11(5). 11(5) की एग्जेम्पशन मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जो हमें कॉर्पस डोनेशन मिलती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और हम ड्यूरिंग द ईयर उनको खर्च नहीं पाते, हमें उसे इन्वेस्ट करना है इन द मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। उसकी इन्वेस्टमेंट साइड में अलग से कॉलम हमें दे चुके हैं, इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ अदर कॉर्पस, investment after donation received under ETG 2B, other investments. Investments kept in modes other than specified under section 11(5). अगर आपने कॉर्पस डोनेशन किसी और मोड में इन्वेस्ट कर दी तो वो बैलेंस इन्वेस्टमेंट जो आप अदर मोड में इन्वेस्ट करते हो वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाता है। ये आगे हम जब हम कंप्यूटेशन बनाएंगे टोटल इनकम की तब हम देखेंगे उसको। So, इस बार आपको बैलेंस शीट भी अपलोड करनी है, मैंडेटरी इन केस ऑफ ITR 7। Now we come to the next schedule. I would like to come यहाँ शेड्यूल दिख नहीं रहा है, जस्ट एक मिनट। दिस वन। नाउ यहां पे हम अपनी रिसीप्ट्स डालते हैं फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्ट्स, जो हमें भी डोनेशंस हमने डाल दी, अब हम अदर रिसीप्ट्स डालेंगे जो हमें मिली थी। सो इन माय केस माय रिसीप्ट्स वर 51,50,000, तो उसको मैं डाल दूंगा रिसीप्ट्स फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट्स। रिसीप्ट्स फ्रॉम इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स समझ लो, यू कैन से मैं स्कूल चला रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट है जो स्कूल का है, इट इज एजुकेशन, एंड आई एम सेलिंग यूनिफॉर्म्स आल्सो और बुक्स आल्सो।
सो वो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो विच आई कैन ऐड ओवर हियर। रेंट, अगर कोई लोकल एरिया में मैंने कैंटीन को रेंट पे दे दिया या लाइब्रेरी को रेंट पे दे दिया तो आई विल ऐड ओवर हियर। एंड एफडीज का इंटरेस्ट जो आता है वो यहाँ पे आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के शेड्यूल में नहीं आएगा, अगर वहां पे आएगा तो उस पर टैक्स पड़ जाएगा, यहां पे डालना है। वंस अगेन शेड्यूल ए आए, एग्रीगेट ऑफ इनकम derived during the previous year excluding voluntary contributions। जो हमारी पिछले साल की इनकम है वो कॉलम है। यहाँ हमारा यहाँ पे 51,50,000 की इनकम थी। नाउ व्हेन वी गो फॉरवर्ड, नाउ अगला सेक्शन हमें बोलेगा टू ऐड टू क्लेम द एग्जेम्पशन। Schedule ER, expenditure of revenue. Details of revenue expenditure incurred during the year and amount applied to stated objects of the trust or institution during the previous year. Let's fill that out. So, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम एप्लीकेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नीचे आ जाते हैं एप्लीकेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बाइफिकेशन है, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और मेरे ऑब्जेक्ट्स जो डायरेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट्स पे जो मैंने खर्चा किया है उन पे जो मैंने डायरेक्ट खर्चा किया है, इसका बाइफिकेशन। सो आई कैन से माय लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस एंड एडवर्टाइजमेंट आर माय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। द एडमिन एक्सपेंडिचर that I have incurred to run my trust, to run my organization. Advertisement, you can say it is a general advertisement, तो administration में आएगा। If advertisement is of specific purpose, कि कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो प्रोजेक्ट एक्सपेंस में आएगा। So supposedly in case of a hospital, I run 2 hospitals at the time and I have 1 office जहां से मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करता हूं। तो जो मेरे ऑफिस के खर्चे हैं, जो मेरा ऑफिस का रेंट है, जो मेरी ऑफिस की सैलरी है, ऑफिस के स्टाफ का वेलफेयर है, बिजली पानी है, वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाता है। और जो 2 हॉस्पिटल के स्पेसिफिक खर्चे हैं वो मेरे वहां पे चले जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में। सो इन दिस केस व्हेन आई राइट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, लाइक आई विल राइट फॉर एडवर्टाइजमेंट 2,50,000। Professional fees, how much is it? 50,000. Audit fee 50,000. Administrative expense का application भी मिलता है। It's just that हमें bifurcate करने को बोल दिया है ITR। Application उसका भी मिलेगा। Now we come to application towards the object. ऑब्जेक्ट में वही सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम करिए तो रिलीजियस, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशनल, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक खर्चे हमें यहाँ पे डालने हैं। यू कैन से प्रोजेक्ट एक्सपेंस, आई हैव एडेड सैलरी इन द करंट ईयर, डॉक्टर सैलरी प्रीवियस ईयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8 लाख, बिल्डिंग रेंट 18 लाख जिसमें मेरा हॉस्पिटल रन हो रहा है। सो व्हेन आई ऐड दीज एक्सपेंस आई विल एक्सक्लूड प्रीवियस ईयर एक्सपेंस अभी के लिए, बिकॉज आई लेट यू नो वो कहाँ पे आएगा। इसका टोटल आता है 41 लाख। यहां पे मैं डालता हूं 41 लाख। पूरी सैलरी मैं यहां पे डाल रहा हूं बिकॉज मेरी सैलरी जो है डॉक्टर्स को जा रही है टू अटेंड टू द पेशेंट्स। जो बिल्डिंग रेंट मैं यहां पे क्लेम कर रहा हूं दैट इज टू सस्टेन द हॉस्पिटल जिसमें मेरा हॉस्पिटल रन हो रहा है। नाउ एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज एप्लीकेशन। जो एक्सपेंडिचर हमें एप्लीकेशन का पार्ट नहीं बनता, इसमें स्पेसिफिक कॉलम्स दे दिए गए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 2023G टुवर्ड्स कॉर्पस। अगर मैं किसी के कॉर्पस डोनेशन में डालता हूं 2 सेम ऑब्जेक्ट्स तो मुझे उसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, मुझे किसी को जनरल डोनेशन देना पड़ेगा, कॉर्पस नहीं। इट इज नॉट अलाउड। सेम डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA other than towards corpus, तो जनरल डोनेशन दे दी। बट इन केस ऑफ डोनेशंस आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम, जो इनकम मैं एक्यूमुलेट कर रहा था
फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसमें से मैं आगे किसी को डोनेशन करता हूं तो दैट इज नॉट अलाउड। अब जब मैं एक्यूमुलेट करता हूं तो ऑब्वियसली मैं फॉर्म 10 फाइल करता हूं। इफ आई विल गो थ्रू फॉर्म 10, दिस इज द फॉर्म 10 दैट आई फाइल टू द असेसिंग ऑफिसर एवरी ईयर। जब मैं कोई स्पेसिफिक अमाउंट होल्ड करता हूं, सेव करता हूं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड फॉर दैट आई गेट 5 years। अब इस फॉर्म को अगर हम भरते हैं तो ऐसे भरते हैं, लाइक यहां पे आ रहा है क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11। ये मेरा सेक्शन यहां पे आएगा व्हेन आई विल क्लेम एग्जेम्पशन। इट इज लाइक मैंने अमाउंट सेपरेटली एक्यूमुलेट किया, सेव किया फॉर एक्सपेंडिचर इन द फर्दर ईयर्स, सपोजिटली बिल्डिंग के लिए। तो मैं ये फॉर्म फाइल करके बताऊंगा दैट आई एम सेविंग दैट एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडेड डाउन द लाइन इन द नेक्स्ट 5 years। पर्पस फॉर विच अमाउंट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, यहाँ पे मैं उस अमाउंट को डालूंगा, पर्पस को डालूंगा, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन, योर अमाउंट स्टार्टिंग प्रीवियस। सपोजिटली मैं आज एफडी बनाता हूं, आज हेलो सेक्शन 11 सबसेक्शन 5, उसमें मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूं तो आज का प्रीवियस ईयर मेरा इसका पार्ट बनेगा, और आज से 5 साल बाद जो प्रीवियस ईयर होगा वो यहां पर आएगा। मैक्सिमम 5 years के लिए मैं एक्यूमुलेट करता हूं, 6th ईयर में मुझे उसको खर्च करना ही करना है। अगर मैं नहीं कर पाता तो वो इनकम का पार्ट बन जाता है, क्योंकि मैंने इतने सालों तक एग्जेम्पशन क्लेम करी है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। The amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified under in subsection 5 of section 11। यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि जो सबसेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में मोड्स हैं उसी में ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। नाउ इसमें एक और कॉलम आता है जो प्रीवियस ईयर्स में फॉर्म 10 में फाइल करता आ रहा हूं, उनकी डिटेल्स। कौन सी ईयर में मैंने एक्यूमुलेट किया था, किस डेट को मैंने फॉर्म 10 फाइल किया था, अमाउंट कितना एक्यूमुलेट किया था, period for which amount accumulated or set apart, amount accumulated up to the end of the previous year, amount applied, तो पिछला साल जो मेरा खत्म हुआ उसमें मैंने उस अमाउंट में से कितना अप्लाई किया, अमाउंट रिमेनिंग फॉर एप्लीकेशन। तो सपोजिटली मैंने पिछले किसी साल में फॉर्म अमाउंट एक्यूमुलेट किया था फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसके लिए मैंने फॉर्म 10 फाइल करा था, तो उसका यू कैन से ब्रेकअप मैं हर ईयर फॉर्म 10 में असेसिंग ऑफिसर को देते रहूंगा थ्रू दिस पॉइंट। अमाउंट डीम्ड टू बी इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन 4 to 1023C सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11। नाउ दिस कॉलम सेज कि जो अमाउंट मैं जिस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर रहा था मैं वहां नहीं खर्च कर पाया, मेरा टाइमलाइन खत्म हो गई 5 years की, तो वो अमाउंट मेरा इनकम में चले जाता है, या वो अमाउंट उस पर्पस के लिए खर्च नहीं हुआ जिसके लिए मैंने एक्यूमुलेट किया था, किसी और पर्पस के लिए खर्च हो गया, तो वो अमाउंट भी मेरा इस कॉलम में आता है और वो मेरी इनकम का पार्ट बन जाता है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन के पार्ट्स हैं। कमिंग बैक टू द फॉर्म, डोनेशन टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 नॉट हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट्स। मैं किसी ऐसे आगे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकता जिसके ऑब्जेक्ट्स और मेरे ऑब्जेक्ट सेम नहीं, इट इज नॉट अलाउड। डोनेशन टू एनी पर्सन अदर देन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, उसको एप्लीकेशन का पार्ट नहीं माना जाता। यू हैव टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया एज पर प्रोवाइडेड टू 11(1)(c। नाउ 11(1)(c) में अगर हमें इंडिया से बाहर कोई खर्चा करना है तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, तो बिना अप्रूवल के वी कैन नॉट गिव दैट अमाउंट फॉर एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स खर्च करेंगे तो हमें एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। Sources of fund to meet the revenue application in RODI. Now this is very important. Sources of fund, हमने 44,50,000 खर्च किया, कैसे की? पहला कॉलम इनकम derived from the property, income earned during the previous year excluding corpus, income earned during the previous year, मतलब जो मेरी नॉर्मल इनकम अर्न करी थी पिछली बार मैंने उससे ही ये अमाउंट फुलफिल किया है, तो यहां लिखूंगा इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर सेक्शन 11(2) और थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 1023C इन अर्लियर ईयर्स, जो मैं पहले से अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहा था। सेक्शन 11(2) में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा था, सेक्शन 11 सेक्शन 5 में मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्राइब जो थे उनमें इन्वेस्ट कर रहा था, और फॉर्म 10 हर बार फाइल कर रहा था। क्या मैंने वो अमाउंट खर्च किया है इस 44,50,000 को अचीव करने में?
माइंडेड इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी मुझे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो बताना है, ब्रेकअप, सो आई हैव टू एंटर दैट अमाउंट ओवर हियर। अगर मैं आपको बात बताऊं, इफ आई एंटर अमाउंट ओवर हियर सपोजिटली 2 लाख, सो लुक एट दिस, मेरा टोटल अमाउंट 44,50,000 है और नीचे वो 42,50,000 हो जाता है। इसका ये मतलब है ये 2 लाख रुपए जो मैं अमाउंट एक्सपेंड कर रहा हूं टुवर्ड्स माय चैरिटेबल पर्पस, ये एप्लीकेशन मुझे पूरा करना है। इसका 15% का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, यू कैन से दैट। अगर मैंने पूरा कर दिया ओके, अगर पूरा नहीं किया तो आई हैव टू सेव दैट अमाउंट लास्ट में इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। नेक्स्ट, अभी मैं इसके लिए हटा देता हूं। इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड इन एनी प्रीसीडिंग ईयर अंडर क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11(1). ये वो वाला पॉइंट है जैसे कि ये साल के एंड में मुझे पैसे मिले एंड मैं खर्च नहीं कर पाया, उसके लिए मैंने ऑफिसर को फॉर्म 9 भरा। फॉर्म 9A में मैंने डिक्लेरेशन फाइल करी, ऑब्वियसली बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। उसमें मैंने बताया रीजन फॉर शॉर्टफॉल एंड अमाउंट ऑफ इनकम। मैं उसमें रीजन देता हूं, या तो वो अमाउंट मुझे मिला नहीं या मैं वो किसी रीजन से खर्च नहीं पाया। तो वो अमाउंट अगर मैं खर्च करता हूं फॉर दिस पर्पस तो वो इस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं बनता, वो अमाउंट मुझे सेपरेटली खर्च करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसका एग्जेम्पशन मैं पिछली बार क्लेम कर चुका हूं और इस बार मैं दोबारा क्लेम करूंगा तो उसके लिए मुझे एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तभी उसके लिए यहां पे हमें कॉलम दे रखा है, इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड इन एनी प्रीसीडिंग ईयर अंडर क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सबसेक्शन 11(1). अगर मैं यहां पे भी कोई अमाउंट डालता हूं सपोजिटली, तो भी मेरी एप्लीकेशन ऑफ इनकम कम हो जाती है। आई कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट एज एप्लीकेशन अगेन। पिछले साल मैंने डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम करी फॉर्म 9A फाइल करते हुए, मैं दोबारा नहीं क्लेम कर सकता। इनकम ऑफ अर्लियर ईयर्स अप टू 15% एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। हर साल मुझे मिनिमम 85% खर्च करना है और 15% एक्यूमुलेट करना है मेरी मर्जी के हिसाब से। अगर मैं उसको यूज करूं फॉर उस अमाउंट को यूज करूं फॉर एक्सपेंडिचर, तो भी मेरे को वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि मेरी फ्रेश प्रोसीड्स का 85% खर्च होना चाहिए। इसलिए अगर यहां पे भी मैं कोई अमाउंट डालूंगा तो भी वो मेरी एप्लीकेशन से कम हो जाता है। कॉर्पस, वंस अगेन कॉर्पस डोनेशन जो मिलती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है और वहीं खर्च होनी चाहिए और कहीं भी नहीं। बोरोड फंड, बोरोड फंड मैंने कोई लोन लेके खर्चा किया, उसका एप्लीकेशन मुझे उस साल नहीं मिलेगा जिस साल मैंने खर्चा किया, उसका एप्लीकेशन मुझे उस साल मिलेगा जिस साल मैंने लोन रिपे किया एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। Now, G point, amount which was not actually paid during the previous year out of F. Now, this is the point जो कैश बेसिस को डिफाइन करता है। अगर मेरा अमाउंट कोई बैलेंस शीट में खड़ा है एज पेबल, उसको मैं यहां पे डालूंगा जो मैंने अभी तक पे नहीं किया है। सपोजिटली आई एंटर अमाउंट ऑफ 50,000 ओवर हियर जो मेरा पेबल खड़ा हुआ है। सो लुक एट इट, टोटल अमाउंट टू बी अलाउड एज एप्लीकेशन 44 lakhs। जैसा कि मैंने बोला था कैश बेसिस पे ही हमें एग्जेम्पशन मिलती है। नाउ अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर व्हिच accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in the earlier previous year। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। सपोजिटली कोई अमाउंट मेरा पिछले ओपनिंग बैलेंस में खड़ा हुआ था एज पेबल, जिसका खर्चा मैं पिछले सालों में बुक कर चुका था। नाउ आई कैन ऐड दैट अमाउंट ओवर हियर। अगर मैं उसको पे कर चुका हूं, द ओनली कंडीशन इज कि मैंने उसकी एग्जेम्पशन पहले नहीं क्लेम करी हो। तो अगर पहले भी मैंने कैश बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करी हो तो उस अमाउंट को मैं यहां डाल सकता हूं। पर अगर मैं मर्केंटाइल बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था पहले, उस अमाउंट की मैंने एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है जो मैंने प्रीवियस ईयर में पे किया है, तो उस अमाउंट को मैं यहां नहीं डालूंगा। इट क्लियरली स्टेट्स बट नॉट क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो सपोर्टेडली मैं 50,000 का अमाउंट डालता हूं, सो टोटल अमाउंट टू बी अलाउड एज एप्लीकेशन मेरा बढ़ जाता है। सो दीज कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while filing your application of income, because you should know कौन सा अमाउंट कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। कॉर्पस मेरा कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा बोरोड फंड कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, मेरी नॉर्मल इनकम कहां पे इन्वेस्ट हो रही है, मेरा एफडीज का अमाउंट कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है।
इसके लिए जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं किसी भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें कैश फ्लोज क्लियर होने चाहिए कि कौन सा अमाउंट कहां पे पार्क हुआ है। Now we come to capital expenditure. The same applies to capital expenditure. Addition to capital work in progress. Supposedly building. My building isn't ready. I have been working on that. काम चल रहा है, तो capital work in progress में डालूंगा मैं उसको अमाउंट को. ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, for which exemption under section 11(1)(a) has not been given. 11(1)(a) if I explain you, supposedly मेरा कोई कैपिटल एसेट था जिसको मैंने सेल किया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें मुझे कैपिटल गेन हुआ होगा. नाउ सेक्शन 11(1)(a) मेरा कैपिटल गेन बचा देता है. वो कहता है जो भी आपने प्रोसीड्स रिसीव करी हैं, टोटल नेट कंसिडरेशन, अगर आप पूरा उसको इन्वेस्ट कर देते हो आगे फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो सेक्शन 11(1)(a) में उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट हो जाता है. सो बेसिकली आई सोल्ड ऑफ अ लैंड, आई अप्लाइड दैट अमाउंट टू द चैरिटेबल पर्पस, तो उस पूरे अमाउंट को, उस पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैं उससे कर रहा हूं आगे जाके, उस अमाउंट को मैं यहां डालता हूं. इसीलिए इन दोनों अमाउंट्स में सेक्शन 11(1)(a) को एक्सक्लूड कर दिया गया. सो इन माय केस, जो हमारी केस स्टडी है, इसमें कंप्यूटर्स परचेज्ड एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अमाउंटिंग टू टोटल 6,05,000. Now, once again, source to meet fund of capital expenditure. जैसा ही हमने पीछे डिस्कस किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में ब्रेकअप देना है. इस साल की इनकम से हमने कितना एक्सपेंड किया, हमने जो अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहे थे उससे हमने कितना एक्सपेंड किया, इनकम डीम्ड टू बी अप्लाइड इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, जो हम अमाउंट डीम्ड एप्लीकेशन में क्लेम कर रहे थे कि हम खर्च नहीं कर पाए, जिसके लिए हम फॉर्म 9A फाइल कर रहे थे. एंड उसके बाद इनकम ऑफ अर्लियर ईयर अप टू 15% एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, वो वाला अमाउंट यहाँ पे इस कॉलम में आ गया. सेम थिंग कॉर्पस एंड बोरो फंड, वो मेरी एप्लीकेशन को कम करते जाता है. यहाँ पे भी कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट आ गया है, अमाउंट विच वाज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ऑब्वियसली कोई भी अमाउंट मेरा पेबल में खड़ा है, मैं यहाँ डालूंगा, मेरा एप्लीकेशन अमाउंट कम हो जाएगा. अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर which accrued during any earlier previous year. पुराना कोई बैलेंस मेरा पेबल खड़ा था जो मैंने प्रीवियस ईयर में पे किया, उसको मैं जब यहां डालूंगा तो मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी बढ़ जाता है. लाइक कंडीशन क्या है, पिछले किसी साल में उसकी एग्जेम्पशन ना क्लेम हुई. तो जो प्रैक्टिस थी कि 85% मीट करने के लिए प्रोविजन बना दो, पेबल में खड़ा कर दो, वो प्रैक्टिस अब खत्म हो चुकी है. वी कैन नॉट डू दैट प्रैक्टिस एनीमोर. दैट इज प्योरली कैश बेसिस. Now there is one very important schedule that I would like to discuss, Schedule I. Details of amounts accumulated or set apart within the meaning of section 11(2) or terms third proviso. मैंने क्या डिस्कस किया था अभी, अमाउंट accumulated और set apart. कोई भी स्पेसिफिक चीज, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट जो मैं accumulate कर रहा हूं for a specific purpose to be expended over the years, over the coming years, maximum time limit 5 years. उसका एक सेपरेटली शेड्यूल दिया हुआ है. उस अमाउंट को मैं कैसे सेव करता हूं, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो मोड दे रखे हैं उसमें इन्वेस्ट करके रखता हूं, और जब मैं उनको यूज करूंगा तो मैं उसका यहां पे वो डालूंगा इंटीमेशन. ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन, सपोजिटली 2021 में मैंने अमाउंट एक्यूमुलेट किया, उसके लिए मैंने फॉर्म 10 फाइल करा, तभी उसका एक्यूमुलेशन का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. Amount accumulated in the year of accumulation, supposedly 5 lakh. Last year मैंने accumulate किया था 2021 में. Purpose of accumulation, you can say building, expansion of the project. Amount applied for charitable or religious purpose up to the beginning of the previous year. Beginning of the previous year. It means 2021 में ही मैंने कितना अमाउंट एक्सपेंड कर दिया था और मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना बचा था प्रीवियस ईयर में.
सपोजिटली मैंने पूरा 5 लाख इन्वेस्ट किया था और ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं बचा था, तो माय बैलेंस टू बी अप्लाइड इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 5 लाख रुपीस. अमाउंट्स अप्लाइड फॉर चैरिटेबल religious purpose during the previous year out of previous year accumulation. अब मैंने उसमें से कितना अमाउंट अप्लाई किया उसकी इंटीमेशन मुझे याद देनी है. सपोजिटली आई अप्लाइड 1 लाख रुपीस. अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर विच एक्यूमुलेशन वाज मेड. अब मैंने कोई खर्चा कर दिया ऐसा जिसके लिए एक्यूमुलेशन नहीं था, जिसके लिए मैंने एक्यूमुलेट नहीं किया था, तो उस अमाउंट को मेरे को यहां पे बताना है. सपोजिटली 50,000 मैंने बिल्डिंग के लिए खर्च किया था, बट मैंने कोई और एक्सपेंडिचर कर दी उस अमाउंट से. नाउ दिस 50,000 विल बी एडेड टू माय इनकम, बिकॉज जिस अमाउंट के लिए मैंने एक्यूमुलेट किया था वो अमाउंट मेरा उस पर्पस के लिए नहीं खर्च हुआ, तो वो इनकम का पार्ट बन जाता है और मेरा वो कंपटीशन का पार्ट बनेगा और उस पर मुझे टैक्स देना. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. यहां पे आपकी एग्जेम्पशन जो है खत्म हो जाती है. सेम अमाउंट्स क्रेडिटेड और पेड टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर सबसेक्शन 12A और क्लॉज 4, 5, 6, 6 ऑफ 23C. ठीक है, अमाउंट क्रेडिट और पेड टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन. जैसा कि हमें एग्जेम्पशन मिलती है अगर हम किसी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को जिसके सेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अमाउंट देके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं. तो अगर मैंने अपने एक्यूमुलेटेड अमाउंट मैंने काय के लिए एक्यूमुलेट किया था, फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग, राइट. और मैंने किसी और इंस्टीट्यूशन को दे दिया उसमें से 1 लाख रुपए, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या अमाउंट अप्लाइड फॉर पर्पस अदर देन पर्पस फॉर विच सच एक्यूमुलेशन वाज मेड हो गया यहां पे. तो जब मैं ये डिक्लेयर करता हूं तो देखो अमाउंट डीम्ड टू बी इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 3 ऑटोमेटिकली मेरा 1,50,000 हो जाता है. 1 लाख जो मैं दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूं, दो दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, तब भी क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने एक्यूमुलेट किया था और उसके लिए मैंने नहीं खर्च किया. अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन द मोस्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11(5) आउट ऑफ 9. आई वाज लेफ्ट विद 2,50,000 रुपीज एट द एंड. क्या मैंने पूरे इन्वेस्ट कर दिए वापस 11(5) में so that I can claim it in the further years? Supposedly I invest only 2 lakh rupees. 50,000 मेरे को लगा मैं कर दूंगा इन्वेस्ट, खर्च कर दूंगा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, में नहीं कर पाया. तो 50,000 मेरा कहां गया? अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन मोड्स अदर देन. बेसिकली अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को छोड़ दिया या कैश को छोड़ दिया तो ये मेरा कंप्लायंस पूरा नहीं हुआ 11 सबसेक्शन 5 का. तो 50,000 मेरा यहाँ पे आ जाता है. 50,000 मेरा यहाँ पे आया तो ऑटोमेटिकली अमाउंट डीम्ड टू बी इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 11. सबसेक्शन 3 ऑफ 11 यही कहता है कि जिस पर्पस के लिए आपने 11(2) में अमाउंट एक्यूमुलेट किया था उस पर्पस के लिए आपको एक्सपेंड करना है, नहीं तो उस पर टैक्स लग जाएगा. सो सी दिस अमाउंट हैज गॉन टू 2 लाख रुपीस. ये 2 लाख रुपीस कैसे आए? 50,000 जो मैं सेव नहीं कर पाया इन द मोड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 5. 1 लाख रुपीस जो मैं दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को दे बैठा as my donation, general donation, though they are registered under section 12A. And third amount मेरा यहां से आया, amount applied for purpose other than purpose. So ये total amount मेरा जाके 2 लाख रुपीस taxable हो जाता है. If I add this amount, if I add this amount, if I fill this schedule, I confirm it, तो ये सीधा अमाउंट जो है मेरा, when I go to my total income, टोटल इनकम में इनकम में एडिशन हो जाएगा. लेट मी शो यू. सी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 11(3) जो ऊपर 2 लाख रुपए था वो डायरेक्टली यहां पे आके ऐड हो चुका है. So when we file the schedule, the form 10, it is very imperative that we have to careful filing that form. उसके लिए we have to be very careful with the cash flows of the trust and institution. So for now I am deleting this schedule.
अब हम अपनी केस स्टडी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटेशन कैसे ड्राफ्ट होगी आगे फाइन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने डाला था, आर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज it was 6,05,000. Form. Current year losses बिजनेस केस में होता है, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन बिजनेस रन कर रहा है तो उसके लिए लॉसेस का शेड्यूल दिया गया है। एक इंस्टीट्यूशन बिजनेस रन कर सकता है, बट एक कंडीशन है कि उसकी जो बिजनेस रिसीप्ट्स हैं वो टोटल रिसीप्ट्स का 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 20% से ज्यादा की रिसीप्ट्स क्रॉस होती हैं उसकी बिजनेस रिसीप्ट्स ऑफ द टोटल रिसीप्ट्स, तो उसका सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन नल एंड वॉइड हो जाता है। शेड्यूल एसएच शेयर होल्डिंग, आप अपनी ट्रस्टीज, अपने मेंबर्स, अपने सोसाइटी मेंबर्स, उनकी डिटेल्स यहां पे भरते हैं। Now we come to the computation part. सर यूटिलिटी में प्रॉब्लम आ गई है या अमाउंट्स नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, विल कम ओवर हियर नाउ। जो हमारी केस स्टडी थी इसमें 85% एक्सपेंडिचर था 47 लाख, हमने एक्सपेंड किया 51 लाख 35,000। मयंक जी, जी अगर आप केस स्टडी दिखा रहे हो ना तो हमें स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स की वेबसाइट ही विजिबल है। तो प्रोबेबली आपको स्क्रीन दोबारा से फुल डेस्कटॉप शेयर करना होगा, तब विजिबल होगा। अच्छा, आपको केस स्टडी नहीं दिख रही है? नहीं, मैंने बीच में मैसेजेस भी पिंग करे थे, समहाउ आप तक पहुंचे नहीं। नहीं, सो सॉरी अबाउट दैट। This is the case study. Is it visible? Yeah, thank you. सिंपल सी केस स्टडी थी। नॉर्मल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 4 लाख, फी फ्रॉम द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट्स, और मैंने यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स एडमिन, प्रोजेक्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफरकेट करे हुए थे। 85% ऑफ द टोटल रिसीव्ड्स कम टू 47 lakhs, और मेरी जो है 47 lakhs के आगे है एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे मेरा अमाउंट एक्सपेंडेड का जो क्राइटेरिया है मिनिमम 85% का, वो पूरा हो रहा है। और मैंने जो अमाउंट एक्यूमुलेट किया 15%, जो सेक्शन मुझे अलाउ करता है कि अप टू 15% यू कैन एक्यूमुलेट फॉर फ्यूचर। नाउ व्हेन वी कम टू द ITR, दिख रही है इनकम टैक्स की ITR? जी ठीक। चलिए, मैं कोई बात नहीं ऐसे ही बता देता हूं। यहाँ पे अमाउंट्स नहीं आ रहे, डोंट नो व्हाई। दोबारा लगता है खोल के बंद करना पड़ेगा।
सर यूटिलिटी में प्रॉब्लम आ गई है फिलहाल, आई डोंट नो व्हाई। मयंक जी कुछ क्वेश्चन पूछने? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। मयंक जी एक क्वेश्चन था, जैसे हमें कैश बेसिस पे फॉर्मुलेट करना है इस बार आईटीआर का जो फॉर्मेट है। अब मेरे कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, जैसे पीएफ पेबल है, टीडीएस पेबल है, जो अपेरेंटली जस्ट एट द ईयर एंड उसके बाद वो पे हो गए। क्या मैं उनको भी रिवर्स करूं? नहीं नहीं, उनको नहीं। 43B प्रिवेल कर जाएगा वहां। मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन 11 हमें अमाउंट एक्सपेंडेड टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस की बात करता है। स्टैट्यूटरी ड्यूज 43B में कवर हो जाएंगे आप। इफ दे आर कवर्ड, इफ दे आर पेड एज पर द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट, तो वो मिल जाएगा। बट इतनी सेक्शन तो शायद एप्लीकेबल नहीं होगा चैरिटेबल एग्जेम्पशन पे, चैरिटेबल ट्रस्ट पे। सर ड्यूज तो वहीं कवर होती हैं, और सेक्शन 11 में तो कोई ड्यूज का अमाउंट दे नहीं रहा, तो हमें 43B ही को ही यूज करना पड़ेगा। अब जैसे टीडीएस का सेक्शन है जी, 40A 30% का डिसअलाउंस, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे भी है इस यूटिलिटी में। दे हैव गिवन अ सेपरेट कॉलम फॉर दैट, कि आपकी अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन से वो कम हो जाएगा 30% अमाउंट। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट 2018, इन द बजट ऑफ 2018। इस यूटिलिटी में यहाँ पे ये अमाउंट आ जाता है। एक दो चीजें और थी सर क्लैरिफिकेशन के लिए। हाँ जी हाँ जी। इस बार कॉर्पस में एक अमेंडमेंट आई थी कि जो भी कॉर्पस डोनेशन आएगी, वी हैव टू इन्वेस्ट इनटू अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट। यस, जिसको हमने इंटरप्रेट किया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पे, मान लेते हैं मेरा एक पूल है इन्वेस्टमेंट का और मेरे पे 10-15 लाख रुपए कॉर्पस के और आए। दोबारा बोलिएगा प्लीज। सपोज मेरे पे 50 लाख रुपए की बैंक एफडीज और बैंक बैलेंसेस हैं, जो नॉर्मल फंड को और कॉर्पस फंड को आज तक रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे थे, हमने सेपरेट नहीं किया था कभी। अब इस बार जो एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट आई कि जो भी आपकी कॉर्पस डोनेशन है, दैट शुड बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल। बिल्कुल। तो हमने पुरानी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी, अभी तक सेपरेट नहीं करी, बट इस बार स्पेसिफिकली फिर से हम पे 5 लाख रुपए की डोनेशन आ गई, कॉर्पस डोनेशन। ठीक है। हमने उस 5 लाख रुपए को भी अलग से एफडी नहीं बनाई और वो मेरे बैंक बैलेंस में है अभी। अच्छा, तो मेरे को कहीं ऑडिट रिपोर्ट में उसका डिसअलाउंस नहीं मिल रहा, मेरे को समहाउ आईटीआर के फॉर्म में भी डिसअलाउंस नहीं मिल रहा। आईटीआर के फॉर्म में मैं कहाँ बताऊं कि वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। 11(5) में तो प्रिस्क्राइब्ड है, मैंने कर दी इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस मेरा 11(5) में आता है। हाँ जी, 11(5) में तो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट आती है, तो मेरे बैंक बैलेंस में तो है, बट आइडेंटिफाइबल सेपरेटली नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट्स के मोड है, अगर मैं सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 पढ़ूं, जस्ट टू गो थ्रू वंस। In saving certificates, deposit in any account with the post office banks, deposit in any account with a scheduled bank. Now, what is a scheduled bank? Means State of Bank of India and any other bank being a bank included in the second schedule to the RBI Act. जिसका मतलब मेरे जो नॉर्मल पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको हम डेली बेसिस में यूज करते हैं, अगर उसमें हम एफडी बनाते हैं तो सेक्शन आपका 11 सब सेक्शन 5 में वो क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा पैसा आया और मैंने बैंक में उसे रिसीव कर लिया, तो जब मेरी कॉर्पस डोनेशन मेरे बैंक में आई तो और मेरे रेगुलर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी चल रहे हैं, तो मैंने उस 5 लाख रुपए को अलग से एफडी नहीं बनाया। मैं समझ गया, ठीक है। तो मैं कैसे आज जस्टिफाई करूं कि वो 5 लाख रुपए मैंने अलग रखे हुए हैं, मैंने नॉर्मल एक्सपेंडिचर में यूज नहीं करे? बैंक बैलेंस अलग से बैंक तो आप डालोगे कॉर्पस डोनेशन अपनी कंट्रीब्यूशन में, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपकी स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं है, हम पीडीएफ ही देख रहे हैं। अब विजिबल है जी। शेड्यूल कंट्रीब्यूशन में कॉर्पस डोनेशन का कॉलम आ जाता है जी।
यहाँ पर तो हम वो अमाउंट डाल देंगे 5 लाख रुपए। इनकम ठीक है मेरी। हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट है ये। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद नाउ दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट? यस। वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, यू कैन से दैट। जी अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो वो टोटलिटी में दिख नहीं रहा है? जी, आइडेंटिफाइबल नहीं है अलग से। आइडेंटिफाइबल नहीं है। गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। तो बेसिकली आपको फिर अपना शेड्यूल आई में देखते हैं इस बारे में। फिर ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया कि वो आइडेंटिफाई कैसे होगा। मुझे नहीं मिला कहीं भी, मे बी मैं आपसे। सर 10BD फाइल किया? हाँ जी। 10BD फाइल किया आपने? हाँ जी, 10BD फाइल किया। उसमें आपने दिखा दिया था स्पेसिफिक है? बिल्कुल। हाँ, एक तरीका तो वो आ गया जहां से आइडेंटिफाई हो सकता है। नहीं, मैं मेरा बिल्कुल सिंपल आईटीआर में आपका, यस आई कैन गेट योर पॉइंट, आई कैन गेट योर पॉइंट। आईटीआर में कैसे आएगा? और ऑडिट रिपोर्ट दोनों में ही वो जगह नहीं है जहां मैं कह सकूं कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो सर वो हाइड हो गया। अगर आपका 85% एक्सपेंडिचर मीट हो गया ना तो वो हाइड हो गया एज पर कंप्यूटेशन। वो हाइड हो रहा है अमाउंट। आई कैन गेट योर पॉइंट। स्पेसिफिक कॉलम नहीं मिल रहा है उसका। अगर मेरा 85% का शॉर्टेज आता है तो मेरा अमाउंट टैक्सेबल बन जाता है। अगर मेरे 85% क्वालिफाई कर जाता है अमाउंट तो मेरा उसमें वो अमाउंट हाइड हो जाएगा। बट द थिंग इज कि हम जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे वही अमाउंट डाल रहे हैं जो हम करंट ईयर की इनकम से डाल रहे हैं। हम वो अमाउंट नहीं डाल रहे हैं जो सारा करा है हमने आपका पिछले साल का कोई अमाउंट सेव किया हुआ था एक्यूमुलेट, उसका अमाउंट भी डाल दिया। वो अमाउंट यहाँ पे नहीं आता है। इट क्लियरली सेज अमाउंट अप्लाई टू स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो हमें मिला है अमाउंट, तो अगर मैंने एक्सेस खर्च कर दिया, पिछले फंड्स भी यूज करके खर्च कर दिया, तो मैं लॉस नहीं दिखा सकता क्या आईटीआर में? ना तभी ये कॉलम आया एक्सपेंडिचर का कि आपका बाइफिकेशन कैसे है, आपने कौन से अमाउंट्स यूज करे हैं एक्सपेंडिचर में। ये कॉलम आया ही इसलिए सोर्स ऑफ फंड। जी। अगर मैं यहाँ पे ये वाले अमाउंट डाल दूं जो मैंने एक्यूमुलेट करे हैं तो मेरा अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता है। जी 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 जी। हाँ, मेरा लॉस कभी भी नहीं आ सकता। आई कैन नॉट अप्लाई व्हाट आई हैवंट रिसीव्ड। आपकी आईटीआर अपलोड नहीं होगी, वो एरर दे देगी अपलोड होते हुए, जो कैन नॉट एक्सपेंड मोर देन यू हैव रिसीव्ड। हाँ, जैसे बॉरोड फंड हो गया, सपोजिटली मैं 5 लाख यहाँ पे डाल दूं कि बॉरोड फंड से मैंने कम किया, वो देखो 5 लाख से मेरा ये अमाउंट एप्लीकेशन कम हो गया। इसका आईटीआर में ब्रेकअप इसलिए रिक्वायर्ड है। लॉस कभी भी क्लेम नहीं हो सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट जो आपकी क्वेरी है, आई विल सर्च इट वंस अगेन। थैंक्स। प्लीज कनेक्ट विद मी आफ्टर द सेशन। सर, एनी अदर क्वेरी? मैं केस डिस्कस करना चाहूंगा सर। इन द केस स्टडी, जैसे कि मेरा एप्लीकेशन मीट हो रहा है, सपोजिटली मेरा एप्लीकेशन ना मीट हो, मैंने खर्चा किया ही नहीं पूरा, तो शॉर्टफॉल कितना आया मेरा? 10,82,500 का। अगर मैं ड्यू डेट पे, if on the due date I don't file form 9A, तो उसका एप्लीकेशन मुझे नहीं मिलता। मुझे ये अमाउंट 10,82,000 फॉर्म 9A में डिक्लेयर करना पड़ेगा that I have not expended this amount. I have to give the reason also. और ये फॉर्म भरने के बाद मुझे डीम्ड एप्लीकेशन मिल जाए।
इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म मैंडेटरी है फाइल करना बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एक्चुअल रिटर्न। शर्मा सर, नरेंद्र जी ने सवाल पूछा चैट बॉक्स में, नॉट ई वेरीफाई रिटर्न एंड रिटर्न सबमिटेड ड्यू डेट, सर हाउ टू ई वेरीफाई इट? सर ई वेरीफाई आपको प्रॉब्लम आ रही है रिटर्न करने में? यस सर। किस डेट को आपने फाइल करी रिटर्न? सर 31 अक्टूबर जुलाई 31 जुलाई को। यस सर। ई वेरीफाई करने में सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर एक्चुअली जैसे मतलब छोड़ दिया था उसको, वही रिटर्न फाइल कर दें, उसको अपन ई वेरीफाई बाद में कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। जैसे अब वहाँ फाइल करने ई वेरीफाई करने जा रहे हैं तो वहाँ ऑप्शन आ रहा है कि कौन डोनेशन रिक्वेस्ट डालिए कि आई नॉट अवेयर दिस प्रोसेस, या फिर आइडिया सेंड बट नॉट रिसीव सीपीसी। तो ये ऑप्शन हाँ सर एक्चुअली वो एक एरर है, वो ठीक हो जाएगी अपने आप। वो कॉन्टिन्यूशन रिक्वेस्ट जो 31 जुलाई के बाद की रिटर्न्स हैं उनके लिए है, क्योंकि वो 30 दिन का टाइम मिलता है वेरीफाई करने। अच्छा, और सर एक और चीज थी सर, जुलाई तक के लिए नहीं है सर, वो एक एरर है, वो ठीक हो जाएगी। ओके सर। सर एरर आ रही है उनके से। अच्छा सर, एक और पॉइंट था मेरा सर, जैसे सर पैन आधार से लिंक नहीं है, ठीक है, मैंने उसके लिए चालान भरा, तो चालान को अब जैसे लिंक कर रहे हैं तो वो पकड़ नहीं रहा। वहाँ पे पैन आधार लिंक का एक 1000 का चालान पेड किया, ठीक है, फिर वहाँ पे साइट पे जाके लिंक कर रहे हैं पेन को आधार से, तो वहाँ पे दोबारा से चालान मांग रहा है। दोबारा से क्या मांग रहा है? दोबारा से चालान पेमेंट का मांग रहा है कि आपने कोई चालान पे नहीं किया है। अच्छा सर, वो पेमेंट उस पर लेट फाइन लग रहा है ना, इसलिए सर वो पे कर दिया था सर। अच्छा, दोबारा से बोल रहा है? यस सर। तो सर उसमें वो ऑप्शन आ रहा होगा कि इसको आप पे कर देना और आप अपना वो कर दो। हाँ, तो वो आएगा। एक्चुअली क्या है, वहां पे पेमेंट करके प्रोसीड करने का ऑप्शन नहीं आता, वो बोलते हैं कि आप पे कर दो, बाद में वो क्रॉस चेक होता है बैक एंड में कि आपका जो बनता था आपने पे कर दिया कि नहीं। सर हो नहीं रहा है। और सर एक बार सर मैं पे कर चुका हूँ, सर दूसरी को एक अदर क्वेरी है मेरी, सर मैं एक चालान लिंक कर चुका हूँ, लेकिन वो साइट पे क्या बता रहा है कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, जबकि मैंने चेक किया है पेन और आधार कार्ड का सब कुछ डेटा सेम है। टेक्निकल इशू है सर इसमें। तो सर क्या आता सर सीपीसी को मेल करो सर, सीपीसी को आईटीआर हेल्प डेस्क जो है आपका, सीपीसी हेल्प डेस्क है, उसको मेल करो विद द प्रूफ्स। ओके सर। हाँ, और असेसिंग ऑफिसर को ग्रीवेंस भी डालो साथ में, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है करने में, वो ऐसे आपको हेल्प कर देंगे। ओके सर, ठीक है, ग्रीवेंस जरूर डालिएगा सर। ओके ओके सर, थैंक यू। प्रूफ के साथ। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो शेष तो पूछ लीजिए। Regarding ITR 7, any exemption, how to claim exemption, anything? Because ITR 7 is a very detailed subject, very difficult to cover under 1 hour. बेसिकली गलतियां ये आप जो बताए हैं, सेक्शन 11 और 12 की ज़्यादा गलतियां होती हैं। 85% में आप पूरा क्लेम करने के कारण ही गलतियां ज़्यादा होती हैं। अभी तक आप मतलब बता चुके हैं, ये ही मुख्य गलतियों के कारण है। सर 85% ना भी क्लेम हो तो वी हैव स्पेसिफिक ऑप्शंस हाउ टू एक्यूमुलेट द इनकम इन द मोड्स ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर वो हम ड्यू डेट पे फॉर्म 9 और फॉर्म 10 फाइल कर दें, फॉर्म 9 है हम अमाउंट खर्च नहीं कर पाए, फॉर्म 10 हम एक्यूमुलेट डेलिबरेटली कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं अगले 5 सालों में खर्च करने, इसको हम रेगुलरली फाइल करते रहें और कैश फ्लोज बनाते रहें तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये स्ट्रिक्टली कैश बेसिस में जा चुका है। पर बेसिकली ये संभव नहीं हो पाता ना सर, ये जो आप बता रहे हैं 10, 10, 12 फॉर्म, ये दिक्कत तो मेंटेनेंस ऑफ डाटा इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड।
नहीं, क्या होता है कि मैंने जब शुरुआत में अपना उद्बोधन शुरू किया था उसके पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया था, ये जो विषय है लूप लाइन का विषय है, इसमें लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे, जब तक 2-3 ड्यू डेट निकल चुकी होती हैं तभी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं सारी। एग्जैक्टली वो होता है। अशोक चतुर्वेदी जी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अशोक सर कुछ पूछ रहे थे आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। अशोक चतुर्वेदी जी। हेलो जी कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे हैं। नहीं। राजेश अग्रवाल सोनभद्र से सर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? राजेश अग्रवाल जी सोनभद्र से। नहीं है शायद। सर वाइंड अप करें सर। मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं है। राजेश सर का जवाब आ गया नो सर। चलिए, मेरे ख्याल से जो भी मयंक सर ने एक्सप्लेन किया वो आप सबकी समझ में आ गया होगा और आपके प्रश्नों का समाधान ही मिल गया होगा। मैं अब अपने भाई दीपक जैन से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय मयंक सर को धन्यवाद दें और इसके बाद हम सब राष्ट्रगान के लिए उठेंगे और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आदरणीय दीपक जी। धन्यवाद शैलेश जी। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को थैंक्स करने का अपॉर्चुनिटी दी। मयंक शायद जानते होंगे, आप ही के बच्चे हैं। अरे नहीं, आप ही के बच्चे। तो आई एम फ्रॉम देहरादून ओनली, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम मयंक से इंटरेक्ट करते रहते हैं। यस, ITR 7 जैसा टॉपिक कवर करना इजी नहीं होता, बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि एक ITR 7 पहले एक मैनुअल फॉर्म बहुत टाइम तक चला। हम लोग कैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना के बस उसके साथ लगा के फाइल कर दिया करते थे, और हर साल ITR 7 में मेजर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, माइनर नहीं, मेजर अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं और उसकी वजह से कुछ ना कुछ गलतियां होती ही होती हैं। मयंक ने काफी मेहनत करी, रियली ही डिड वेल, बहुत अच्छा कवर करने की कोशिश करी है। बट यस, टाइम परमिट नहीं करता कि सारा ITR 7 आप 2-4 घंटे के सेमिनार में कर लें। बट रियली थैंक्स मयंक, बहुत अच्छा कंटेंट सेशन था, और वो भी ऑनलाइन ले जाके दिखाना। PPT में दिखाना एक अलग चीज होती है और ऑनलाइन लाइव करना एक अलग चीज होती है। PPT में खुद कंफ्यूज हो जाता मैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने उन चीजों को लाइव लिया और बताया कि कैसे इनकम कम ज्यादा हो सकती है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। थैंक्स, मैं सबकी तरफ से थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू शैलेश जी, आपने मौका दिया। नहीं सर, मेरा उद्देश्य ही है कि हम सब इंटरेक्ट करें किसी न किसी बहाने एक दूसरे से, चाहे प्रश्नों के माध्यम से इंटरेक्ट करें, चाहे इस तरह की धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से या इंट्रोडक्शन के माध्यम से, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है सर। आदरणीय मयंक सर, आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी अब सदस्य उपलब्ध हैं यहाँ पर, हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी का धन्यवाद। हम अगले हफ्ते शनिवार को पुनः नए विषय के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।